हाँ जी। नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों के? सपना जी, सुमन जी, रविता जी, सबको गुड मॉर्निंग, सबको राधे राधे, सबको जय श्री कृष्ण। और बताओ, जीवन कैसा चल रहा है आप लोगों का? हाँ जी। है सुमन, रविता, अमित तिवारी, सपना, आवाज वगैरह आ रही है मेरी आप सब लोगों के पास एकदम क्लियर? अरे, मुस्कान, उपेंद्र, आ जाओ, जितने भी साथी है सब आ जाओ। आज हम लोग के फंडामेंटल राइट है वो कंप्लीट कर देंगे प्यारे दोस्त। आज अपनी जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट्स की अंतिम क्लास होगी, है ना? आज फंडामेंटल राइट की अंतिम क्लास होगी प्यारे बच्चों। तो एक बार सब आ जाओ, किसी को कुछ पूछना है अब तक हमने पढ़ा है वो पूछ सकता है। उपेंद्र, मीना, महेंद्र सिंह, दीपिका कुमारी, मांगीलाल प्रजापति जी, मनीष, कहा गया, मनीष कुमार, पूनम, हिमांशु, लव यू टू मेरे डियर। निशु सैनी जी बोल रहे हैं कि राजस्थान पॉलिटी, बेटा राजस्थान पॉलिटी तब शुरू करेंगे जब इंडिया पॉलिटी समाप्त हो जाएगी। हाँ, आज टाइम टेबल के बारे में बातें करेंगे हम लोग, बिल्कुल करेंगे, आज जल्दी हमारा मामला निपट गया तो। महेंद्र सिंह जी, मैं बहुत अच्छा हूँ प्यारे डियर, जब आप लोगों से सुबह सुबह मिल लेता हूँ तो फिर और ही अच्छा हो जाता हूँ। ठीक है, चलो करें शुरू। बिल्कुल बिल्कुल इंसाफ। दुर्गा रेग्गर, नीतीश वर्मा, आसिफ, सर एक बात, पॉलिटिकल साइंस का रिजल्ट समझ में नहीं आया कि एक बताना उसके बारे में। देखो, कल राजस्थान में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम था। एग्जाम तो नहीं, माफी चाहता हूँ, आरपीएससी फर्स्ट जो ग्रेड है उसका रिजल्ट आया। रिजल्ट में जो पॉलिटिकल साइंस है, राजनीतिक विज्ञान, उनका पॉलिटिकल साइंस में टोटल 225 पोस्ट थी। कितनी पोस्ट थी? 225 पोस्ट थी। एग्जाम शायद 1.5-2 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था और पास हुए मात्र 6 बच्चे, मात्र 6 स्टूडेंट है वो पास हुए। अब तुम बोलोगे सर 6 ही क्यों हुए? क्योंकि आरपीएससी ने अपना एक क्राइटेरिया बना रखा है कि भैया 40% से ऊपर लाना कंपलसरी है। आप अगर 40% लाओगे, 40% लाओगे, उसके बाद में ही आप मेरिट में काउंट होगे। अगर 39% है तो भी काउंट नहीं किया जाएगा आप लोगों को। सोचो, ये आपके भी है, आपको भी 35% लाना कंपलसरी है। दोनों पेपर में मिलाकर के 40% लाना कंपलसरी है प्यारे बच्चों। आपका पेपर है वो भी बहुत हाई लेवल का आएगा दोस्तों। ऐसा नहीं कि ऐसे को लूलू पूछू टाइप का पेपर आ जाएगा, ऐसा ही बढ़ा रहे हैं आप लोगों को। अमित तिवारी, मूल अधिकारों का निलंबन होगा वो बता दीजिएगा बेटा। इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा बातें बता दी है, बाकी जब मैं आपातकाल पढ़ाऊंगा वहां डिटेल से समझाऊंगा, क्योंकि इसमें आर्टिकल 358 359 का उल्लेख करेंगे हम लोग। तो यहां आर्टिकल 358 359 नहीं बताऊंगा मैं, आपातकाल में बताऊंगा प्यारे बच्चों। ठीक है जी। अंकिता बोलिए सर फोर्थ ग्रेड में 71 क्वेश्चन हो जाएगा बेटा। अगर ये क्वेश्चन सही है, आपके नेगेटिव मार्किंग ज्यादा नहीं है, तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिएगा साहब, अब आ जाओ। आज 5 नंबर की रीट पढ़ेंगे हम लोग, और 5 नंबर की रीट थी अधिकार प्रच्छा। अधिकार प्रच्छा, क्यू वारंटो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, अधिकार प्रच्छा। 5 नंबर की रीट थी प्यारे बच्चों। वही बात है कि साहब इसका अर्थ क्या होता है अधिकार प्रच्छा का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? इसका अर्थ होता है कि किस अधिकार से या किस हैसियत से, है ना, किस अधिकार से, किस अधिकार से, किस अधिकार से या किस हैसियत से, या किस हैसियत से। लो जी साहब, ये इनका अर्थ है प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया। सर ये जो रीट है ये जारी कब की जाती है? भाई ये जो है जारी कब व क्यों की जाती है? जारी कब या क्यों की जाती है? हम्म? मैंने कल आपको बताया था कि भैया अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति कोई सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से कब्जा कर लेता है,
अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक पद यानी सरकारी नौकरी या राजनीतिक पद जो है वो गलत तरीके से हासिल कर लेता है मेरे प्यारे बच्चों, इतना लिख लो कि यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक पद पर अवैध तरीके से कब्जा कर लेता है, अवैध तरीके से कब्जा, सार्वजनिक पद पर अवैध तरीके से कब्जा कर लेता है तब जारी की जाती है। लो जी साहब, कितनी बढ़िया बात बोली है इन्होंने, है कितनी बढ़िया बात बोली है मेरे प्यारे बच्चों कि भैया अगर कोई व्यक्ति है, जैसे मान के चलो आप राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो और बहुत मेहनत कर रहे हो आप लोग, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होता है और एक ऐसा आदमी है जिसने 10-20 लाख रुपए देख करके सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली, ये सही है क्या? बिल्कुल सही नहीं है सर। तो ऐसे लोगों के खिलाफ मेरे प्यारे बच्चों ये रीट जारी की जाती है और इस रीट जारी करने का प्रयोजन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये अपना कहां पे उपचार करती है तो आपको पता होगा आर्टिकल 14 जहां समानता का अधिकार है, यहां पे ये भेदभाव करती है। आर्टिकल 16 मेरे प्यारे बच्चों, आर्टिकल 16 जहां सरकारी नौकरी के अंतर्गत हम लोगों की बातें कर रखा है, वहां पे मेरे प्यारे बच्चों इसका उल्लंघन करती है। आर्टिकल 19(1) का जी, आर्टिकल 19(1) का जी जहां हमें व्यवसाय करने का अधिकार है। तो इन चीजों का के संरक्षण के लिए मेरे प्यारे बच्चों ये जो रीट है ये जारी की जाती है, ठीक है ना, ये रीट जारी की जाती है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर? ये 5 प्रकार की रीटें थी। कल मैंने आपको एक बार में फटाफट से रिवीजन करवा देता हूं। पहली हमने पढ़ा था मेरे प्यारे बच्चों, कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में मैंने बताया कि अगर किसी व्यक्ति को जबरदस्ती या अवैध तरीके से या गलत तरीके से कोई बंदी बना लेता है, चाहे वो सरकार के द्वारा बंदी बनाया गया हो या कोई प्राइवेट या निजी व्यक्ति या संस्थान के द्वारा बंदी बनाया गया हो, उसके खिलाफ जारी की जाती है। दूसरी मैंने बताई थी आप लोगों को परमादेश, मैंडामस, हम आदेश देते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, कल ने आप सरकारी नौकरी लगोगी, आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हो तो आपके खिलाफ वो जारी की जा सकती है। परमादेश है वो केवल और केवल सरकारी अधिकारियों के खिलाफ ही जारी की जा सकती है, किसी प्राइवेट संस्था के खिलाफ जारी नहीं की जा सकती है। तीसरी होती है मेरे प्यारे बच्चों इसके अंतर्गत प्रतिषेध। प्रतिषेध में मैंने बताया था कि ये जो अधीनस्थ न्यायालय होता है अपना सब ऑर्डिनेट कोर्ट, वो अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर के कोई निर्णय देता है। हालांकि प्रतिषेध में मामला लंबित था, पेंडिंग था, उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट रीट जारी कर सकते हैं, उस मामले को अपने पास मंगवा सकते हैं या वहां समाप्त कर सकते हैं या किसी दूसरे के पास ट्रांसफर कर सकते हैं। चौथा मैंने आपको बताया था उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में भी मैंने यही बताया कि अगर कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट है, अधीनस्थ न्यायालय, वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के निर्णय दे देता है। ध्यान से सुना, प्रतिषेध के अंतर्गत तो मामला क्या था? पेंडिंग था, और उत्प्रेषण में जब निर्णय दे दिया उस मामले को सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगवा सकता है, अन्य जगह ट्रांसफर कर सकता है या रद्द कर सकता है प्यारे बच्चों। और 5वीं आज मैंने आपको बता ही थी साहब। सर आसान में कोई अपराधी लोक सेवक बनाता है तो? आसान में अमित तिवारी मैं समझ नहीं पाया। मंदिर का पैसा सरकार क्यों लेती है जबकि मदरसा पैसा क्यों नहीं लेते हैं? मांगीलाल प्रजापति जी थोड़ा सा भाषा शुद्ध लिखिएगा, मैं समझ नहीं पाया मेरे प्यारे बच्चों। आई थिंक आप कहना चाहते हो कि मंदिर का पैसा सरकार क्यों लेती है। बेटा मंदिर का पैसा सरकार कभी नहीं लेती है, ना तो सरकार मंदिर के पैसा लेती है, ना ही मंदिर के ऊपर सरकार पैसा खर्च करती है। ऐसा नहीं कि कोई सरकार है वो राम का मंदिर बना देगी, कोई मस्जिद बना देगी, बिल्कुल भी नहीं, है ना, बिल्कुल भी नहीं। मदरसाओं को पैसा क्यों देता है? क्योंकि मदरसा जो है मेरे प्यारे बच्चों, वहां पे मुस्लिम धर्म का उत्थान के लिए, मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए शिक्षा दी जाती है। और मुस्लिम जो भारत के अंतर्गत अल्पसंख्यक माइनॉरिटी है, ठीक है ना, इसलिए उनको पैसे दिए जाते हैं। और केवल मुस्लिमों को ही नहीं दिए जाते, जैन, सिख, बौद्ध, उन सबको दिए जाते हैं। क्लियर?
बहुत बढ़िया साहब। अब जो ये रीट है, इस रीट के बारे में बात करें हम थोड़ी सी कि साहब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रीट अधिकारिता में अंतर क्या है। अगर मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के रीट अधिकारिता में अंतर, रीट अधिकारिता में अंतर है ना, रीट अधिकारिता में अंतर मेरे प्यारे बच्चों, लो जी साहब, है ना, रीट अधिकारिता में अंतर मेरे प्यारे डियर। आप ऐसे लिखो, इधर तो लिखो सुप्रीम कोर्ट, इधर तो लिख लो आप सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जिसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, और आर्टिकल 32 आ जाएगा, ठीक है। और इधर लिख लो आप लोग उच्च न्यायालय, इधर लिख लो आप लोग उच्च न्यायालय जिसको हम लोग बोलते हैं हाई कोर्ट, और इधर आ जाएगा आर्टिकल 226। इन दोनों के बारे में हम लोग बातें करेंगे कि भैया क्या क्या अंतर है दोनों में, है ना, दोनों में पावर किसके पास है और कौन किसका ज्यादा प्रयोग करता है प्यारे डियर, ठीक है। बहुत बढ़िया, एक बार ये लिखते हैं उसके बाद में हम लोग बातें करते हैं। सर अयोध्या का जो मंदिर बना है उसमें किसने पैसा दिया, बेटा वो ट्रस्ट के पैसों से बना है। राम मंदिर का जो मंदिर बनाया गया है उसमें भारत की जनता के द्वारा ट्रस्ट जो है एक चंदा कलेक्ट किया गया था, उसके पैसों से बना है, नहीं कि सरकार ने पैसे दिए उसमें। सरकार ने 1 रुपया भी नहीं दिया है प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया अंकिता, शाबाश। पॉलिटिकल के 4 क्वेश्चन आए थे, चारों राइट आपका, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे डियर। ठीक है, देखो अगर मैं इधर बात करूं तो प्यारे बच्चों आपको पता है कि अनुच्छेद 32 स्वयं एक मूल अधिकार है। अनुच्छेद 32 स्वयं एक मूल अधिकार है, एक मूल अधिकार है, ठीक है साहब, मूल अधिकार है। इसलिए इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को, या सर्वोच्च न्यायालय को मेरे प्यारे बच्चों, है ना, मौलिक अधिकारों के संबंध में, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को फंडामेंटल राइट के संबंध में रीट जारी करना बाध्यकारी होता है, रीट जारी करना बाध्यकारी होता है, बाध्यकारी होता है। बाध्यकारी का मतलब कंपलसरी है भैया, बाइंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट को तो रीट जारी करनी ही करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 32 स्वयं एक मूल अधिकार है। क्या है? स्वयं एक मूल अधिकार है मेरे प्यारे बच्चों। जबकि मैं इधर बात करूं, इधर भैया अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 226 फंडामेंटल राइट नहीं है, नहीं है। अतः हाई कोर्ट का मूल अधिकार पर हाई कोर्ट का रीट जारी करना बाध्यकारी नहीं है। ऐसे लिख लो, रीट जारी करना बाध्यकारी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। लो जी साहब, हमने इधर तो बोला कि आर्टिकल 32 स्वयं एक फंडामेंटल राइट है। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, भाई बिल्कुल। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को तो रीट जारी करना कंपलसरी है। बहुत बढ़िया साहब, भाई बहुत बढ़िया। लेकिन आर्टिकल 226 जो है, आर्टिकल 226 है, ये मेरे प्यारे बच्चों मूल अधिकार नहीं है। तो हाई कोर्ट इसके ऊपर रीट जारी करने के लिए बाध्यकारी नहीं है। उसकी इच्छा हुई तो जारी कर सकता है, नहीं हुई तो नहीं कर सकता है, ठीक है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट के संदर्भ में रीट जारी कर सकता है, रीट जारी कर सकता है। ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट रीट तभी जारी करता है जब मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है। लेकिन हाई कोर्ट मेरे प्यारे बच्चों, लिख लो, हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के उल्लंघन के साथ
अन्य मामलों में, अन्य मामलों में भी रीट जारी की जा सकती है, में भी रीट जारी कर सकता है। लो जी साहब, कर सकता है, यानी हाईकोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट के उल्लंघन के साथ अन्य मामलों में भी रीट जारी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो अब यहां तुम्हारे दिमाग में एक चीज आती है क्या, यहां तुम्हारे दिमाग में एक चीज आती है क्या कि सर इसका मतलब हाईकोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट से रीट जारी करने का क्षेत्राधिकार ज्यादा है। भाई रीट के विषय में क्षेत्राधिकार के संबंध में बात करें हम लोग तो हाईकोर्ट की शक्ति सुप्रीम कोर्ट से व्यापक है। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, तो सीधा लिख लो रीट के विषय में, रीट के विषय में, केवल रीट के विषय में, ऐसा नहीं कि सबके अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों, ये ऐसे लिखो आप इसके अंतर्गत कि रीट के विषय के क्षेत्राधिकार के संदर्भ में, है ना। अगर हम अपनी भाषा के अंतर्गत लिखे, इसको थोड़ा सा आसान भाषा में कर दो, है ना, ताकि आपको याद करने में समस्या ना हो मेरे प्यारे बच्चों। तो रीट के विषय के क्षेत्राधिकार के संबंध में, रीट के विषय के क्षेत्राधिकार के संबंध में, क्षेत्राधिकार के संबंध में, क्षेत्राधिकार के संबंध में क्या बोला हमने, रीट के विषय के क्षेत्राधिकार के संबंध में हाईकोर्ट के पास, हाईकोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट से व्यापक शक्ति है, सुप्रीम कोर्ट से व्यापक शक्ति है, व्यापक शक्ति है, ठीक है ना। यानी हाई कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा शक्ति है मेरे प्यारे बच्चों, हाई कोर्ट ग्रेटर देन सुप्रीम कोर्ट मेरे दोस्त। ऐसा लिखेंगे हम लोग, या ऐसा लिखेंगे हम लोग इसमें, या ऐसा लिखेंगे प्यारे बच्चों कि भैया सुप्रीम कोर्ट है, इनसे ज्यादा शक्ति है हाई कोर्ट के पास। बचपन में पढ़ते थे ना, इस प्रकार का जो निशान आता है कि जिसका मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है दोस्तों, समझे आप। बिल्कुल साहब, एक लास्ट लाइन लिखो तो लिख लो, सर्वोच्च न्यायालय के पास जो रीट जारी करने का पावर होता है वो संपूर्ण भारत में होता है, जबकि हाईकोर्ट का रीट जारी करने का जो क्षेत्राधिकार होता है वो केवल राज्य के अंतर्गत होता है मेरे प्यारे बच्चों। वो किस में होता है, केवल राज्य के अंतर्गत होता है, ठीक है। बिल्कुल साहब, चाहो तो आप इधर लिख लेना, मैंने इसको मिटाया नहीं है। तुम सोचोगे सर आपने तो इसको मिटा दिया, हमने लिखा नहीं, मैंने कॉपी कर लिया इसको, पेज को, है ना, मैंने इस पेज को कॉपी कर लिया है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है जी साहब, ठीक है। अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, हाई सर्वोच्च न्यायालय है वो संपूर्ण भारत के अंतर्गत रीट दायर कर सकता है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। ऐसे लिख लो, वैसे लिखो तो वैसे जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, आप खुद समझदार हो ना कि भाई सर्वोच्च न्यायालय पूरे भारत के अंतर्गत रीट जारी कर सकता है, हाईकोर्ट केवल राज्य के अंतर्गत कर सकता है। एक लाइन लिख लो कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय, राष्ट्रीय आपातकाल के समय, आपातकाल के समय अनुच्छेद 32 निलंबित किया जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों, के समय अनुच्छेद, अनुच्छेद 32 लिख सकते हैं हम लोग मेरे प्यारे बच्चों, है ना भाई। अनुच्छेद 32 निलंबित किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, लो जी साहब, है ना, निलंबित किया जा सकता है। जबकि उच्च न्यायालय के बारे में हम लोग बात करें तो उच्च न्यायालय जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये राष्ट्रीय आपातकाल के समय निलंबित नहीं किया जा सकता है ना। राष्ट्रीय आपातकाल के समय, राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 226 को निलंबित नहीं किया जा सकता, निलंबित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। लो जी साहब, बस इतना ध्यान रखना आप लोगों को,
ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो रीट है, इसमें एक हल्का सा अंतर है, मैंने आप लोगों को बता दिया दोस्तों। बताओ, यहां तक किसी को कुछ पूछना है? अब मैं थोड़ा सा आपकी बातें को, बार बार आपके कमेंट आ रहे हैं, 1 मिनट में कमेंट पढ़ लेता हूं मेरे प्यारे बच्चों के, है ना। मांगीलाल जी बोल रहे हैं कि सर हिंदू के लिए गुरुकुल के नहीं बनते हैं, जब हमारी सनातन गुरुकुल होना चाहिए तब के लिए धर्म के। बेटा मांगीलाल प्रजापति, हिंदू धर्म है वो अल्पसंख्यक नहीं है भारत के अंतर्गत, और हमने केवल अल्पसंख्यकों को दिया है, ठीक है सर। तो ये सुनने को मिलता है कि सरकार ने 4 लाख मंदिर से टैक्स लेती है, नहीं, गलत सुना आपने, कहीं से भी सुना है, गलत सुना है प्यारे बच्चों। राजा राम देवासी जी 4th ग्रेड, सर धारा वाला गलत हुआ है, 4 परी कोई नहीं बेटा, एक आध क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, जाता है। अमित बोले सर आर्टिकल 27 का मंदिरों के मामले में भेदभाव होता है, सरकार मंदिरों से टैक्स लेती है। नहीं प्यारे बच्चे, आपने ऐसा कहीं सुना है तो गलत सुना है प्यारे डियर। मैं आज पहली बार लाइव क्लास ले रहा हूं, बहुत बढ़िया। अभिषेक तोमर जी अच्छी लग रही है। देवेंद्र सिंह सर रीट जारी मतलब, रीट जारी का मतलब रीट को मेरे प्यारे बच्चों लगाना है ना। अगर आपका किसी भी प्रकार से फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो वो रीट जारी की जाती है प्यारे बच्चों। किसी चीज को जारी करने का मतलब क्या होता है? पारित करना है, ऑर्डर देना। बिहार दरोगा की वैकेंसी आ गई, बिल्कुल आ गई बेटा बिहार दरोगा की। देवेंद्र सिंह ये बात मैंने आपको पिछली क्लास के अंतर्गत बता दी थी। आर्टिकल 226 प्रिया यही बोलता है उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का पावर। जैसे आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट में बोलता है ना, वैसे आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को बोलता है, ये सुप्रीम कोर्ट को बोलता है। क्लियर? बिल्कुल साहब। अब बातें करेंगे हम लोग दोस्तों इसमें आर्टिकल 33, 34, 35 जो छोटे छोटे हैं दोस्तों इसके अंतर्गत, ठीक है ना। आर्टिकल 33 बोलता है दोस्तों मूल अधिकारों पर प्रतिबंध, है ना। आर्टिकल 33 क्या बोलता है? आर्टिकल 33 बोलता है कि साहब कुछ लोगों को मूल अधिकारों पर प्रतिबंध होगा, या ऐसे लोगों कुछ लोगों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध रहेगा। कुछ लोगों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध रहेगा। लो जी साहब, है ना। कुछ लोगों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध रहेगा। कुछ लोगों के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? पहला आता है सैन्य बल, है ना। पहला आता है सैन्य बल मेरे प्यारे बच्चों, जो सेना के अंतर्गत है, उनको मूल अधिकार नहीं मिलेगा। दूसरा आता है लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले कार्मिक, जैसे आप लोग जाओगे, लोक व्यवस्था बनाने वाले कार्मिक भाई, आप कल ने पुलिस में लग गए, आपको भी फंडामेंटल राइट नहीं मिलेगा। लिख लो, मैं बता दूंगा क्यों नहीं मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। और आसूचना तंत्र के लिए कार्य करने वाले कार्मिक, आसूचना तंत्र, आसूचना तंत्र। आसूचना तंत्र क्या होता है? खुफिया एजेंसी, है ना। खुफिया एजेंसी मेरे प्यारे बच्चों। आसूचना तंत्र में या आसूचना तंत्र में कार्य करने वाले कार्मिक, लो जी साहब, इतना ही ध्यान रखना है ना, इतना ही ध्यान रखना है। इन लोगों को मेरे प्यारे बच्चों मूल अधिकार नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे सर? देखो मैं बताऊं। हमने पहला लिखा सैन्य बल, सैन्य बल का मतलब है सेना। जैसे आप में से कोई आर्मी में लगा है मान के चलो, या कोई मान लो आर्मी का है, एयरफोर्स का है, नेवी का है, बीएसएफ में है, सीआरपीएफ में है, सीआईएसएफ में है, सैन्य बल अर्ध सैन्य बल दोनों आ जाएगा इसमें। अब उनको फंडामेंटल राइट नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? मान लो सियाचिन है, सियाचिन जहां 50,000 फीट ऊंचाई के ऊपर मेरे प्यारे बच्चों, टेम्परेचर 25,000 ऊंचाई है उसकी। टेम्परेचर की बात करें -40 डिग्री, 50 डिग्री, 52 डिग्री तक माइनस का टेम्परेचर रहता है। ऑक्सीजन बहुत कम रहती है, यानी आदमी को वहां जीवन जीने में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो आप मना नहीं कर सकते कि साहब मैं सियाचिन पे जाके नौकरी नहीं करूंगा, मुझे जीवन जीने का अधिकार है, मुझे एक रेस्पेक्ट के साथ जीवन जीने का अधिकार है, मैं तो वहां नहीं जाऊंगा। आपको जाना पड़ेगा। भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा है, तो युद्ध होते समय भाई साहब आपको वहां पे जाना पड़ेगा बॉर्डर पे। आप मना नहीं कर सकते कि साहब मुझे तो जीवन जीने का अधिकार है, मैं तो वहां गोली खाने के लिए नहीं जाऊंगा। जाना पड़ेगा प्यारे बच्चों। क्यों? क्योंकि आपको फंडामेंटल राइट नहीं मिलेंगे। फिर आता लोक व्यवस्था बनाए वाले। लोक व्यवस्था कौन बनाता है? लोक व्यवस्था या कानून व्यवस्था आप बनाओगे, पुलिस में जा रहे हो,
भाई आपका काम लोक व्यवस्था, जो कानून व्यवस्था उसको बनाना ही तो काम होगा। अब आप किसी क्षेत्र के अंतर्गत जा रहे हो, वहां पथराव हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, किसी प्रकार की मारपीट हो रही है। जैसे अभी अपने राजस्थान में एक ताजा मामला देखा आपने, भरतपुर के अंतर्गत बेचारे पुलिस वालों को बहुत बुरी तरीके से पीटा गया था गांव वालों के द्वारा। तो ऐसी कंडीशन में पुलिस वाले ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई हम तो वहां नहीं जाएंगे, जाना पड़ेगा प्यारे बच्चों। तीसरा आता है दोस्तों आज सूचना तंत्र, जो खुफिया एजेंसी में काम करते हैं, आईबी है, रो वाले हैं, इन लोगों को भी फंडामेंटल राइट नहीं मिलते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, बिल्कुल साहब। आर्टिकल 34, आर्टिकल 34, ठीक है। आर्टिकल 34 क्या बोलता है मेरे प्यारे बच्चों, कि किसी क्षेत्र विशेष में मौलिक अधिकारों पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। किसी क्षेत्र विशेष, क्षेत्र विशेष, क्षेत्र विशेष पर मौलिक अधिकारों पर, मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है। लो जी साहब, क्षेत्र विशेष जैसे कोर्ट मार्शल जहां लागू, कोर्ट मार्शल, सॉरी माफ पे चाहता हूं, कोर्ट मार्शल नहीं, आपने एक कानून का नाम सुना है मेरे प्यारे बच्चों, मार्शल लॉ। जैसे मार्शल लॉ, जैसे जिस क्षेत्र में, या ऐसे लिख लो कि जिस क्षेत्र में मार्शल लॉ कानून लागू हो, जिस क्षेत्र में मार्शल, मार्शल लॉ, मार्शल लॉ क्या होता है, सैन्य कानून, सैन्य कानून लागू हो, लागू हो मेरे प्यारे बच्चों। लो जी साहब, कि ऐसा क्षेत्र जिस एरिया में मार्शल लॉ लागू हो। मार्शल लॉ क्या होता है दोस्तों, सैन्य कानून। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि मान के चलो ये अपना जयपुर है ना, मान के चलो ये अपना जयपुर है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ये अपना जयपुर है, ठीक है जी साहब, ये अपना जयपुर हो गया। अब इस जयपुर के अंतर्गत क्या है कि ये बेल्ट जो है, ये जो बेल्ट है, इतना वाला एरिया, इस एरिया में किसी भी प्रकार के दंगे हो गए, मान के चलो या हिंदू मुस्लिम के दंगे हो गए, और बहुत भयंकर दंगे हो गए, हमारी पुलिस से यहाँ की व्यवस्था है वो संभल नहीं पा रही है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमारी मान के चलो चाहे सीआरपीएफ मान के चलो, या हमने आर्मी को बुला लिया, हमने आर्मी को बुला लिया। आर्मी ने इतने बेल्ट के ऊपर मेरे प्यारे बच्चों, इतने क्षेत्र के अंतर्गत मार्शल लॉ लागू कर दिया, मार्शल लॉ है वो लागू कर दिया। मार्शल लॉ का मतलब है वैसा शूट एंड शट, क्या बोलते हैं, शूट आउट, है ना, कर्फ्यू तरीके से लागू कर दिया जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति बाहर निकलेगा तो बाहर निकलते उसकी गोली मार दी जाएगी, बाहर निकलते ही गोली मार दी जाएगी। मतलब ये इतना एरिया में है, बाकी किसी एरिया में नहीं है। बाकी सब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, सो रहे हैं, जो काम करना वो सब कर रहे हैं, लेकिन इस एरिया के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों कोर्ट मार्शल लॉ लागू हो गया। तो यहां पर सेना है हमारी, सेना ने इस एरिया के ऊपर पूरा का पूरा दोस्तों क्या है, अपना कानून लगा दिया। कोई सेना को पूछे बाहर आ नहीं, सेना को पूछे बगैर कोई ना बाहर आ सकता है ना कोई अंदर जा सकता है। ऐसा कब होता है, जब कोई विशेष प्रकार के दंगे हो जाते हैं, कानून व्यवस्था बहुत बड़े स्तर पे बिगड़ जाती है और वो वापस सेटलमेंट नहीं होती है। जैसे अपने राजस्थान के जयपुर में 2006 में सांगानेर वाले बेल्ट में कोर्ट मार्शल, सॉरी मार्शल लॉ लागू किया गया था, ठीक है ना। तो मार्शल लॉ समझ गए सब लोग, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है ना। क्लियर मार्शल लॉ, बहुत बढ़िया सा। अब हम बात करेंगे इसके अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों, अगला मैं आर्टिकल 35 लगाऊं, जैसे मैं इसका बना ही दूं आप लोगों को, है ना। कितना एरिया के अंतर्गत मार्शल लॉ लागू किया गया है, मार्शल लॉ, मार्शल लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट पर प्रतिबंध, इन लोगों को फंडामेंटल राइट फिर नहीं मिलेगा। ये नहीं कह सकते कि साहब हमें तो जीवन जीने का अधिकार है, हमें तो आजादी का अधिकार है, हमें तो ये अधिकार है वो अधिकार है, ऐसा कुछ नहीं होगा दोस्तों, ठीक है ना, बिल्कुल साहब। और लास्ट लिख लो इसमें आर्टिकल 35, आर्टिकल 35 इसमें लिख लो
कि मूल अधिकारों पर कानून बनाने का अधिकार, मूल अधिकारों पर कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, अधिकार संसद के पास है, संसद के पास है। लो जी साहब, संसद के पास है। बस इतना ध्यान रखना है ना। मूल अधिकारों पर कानून बनाने का जो पावर है वो हमारी संसद के पास है। राज्य विधानमंडल उसके ऊपर कानून नहीं बना सकते मेरे प्यारे बच्चों। बताओ जी साहब, यहां तक किसी मेरे दोस्त को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। बता दो, यहां तक किसी भी मेरे प्यारे दोस्त को कुछ पूछना है। सर टेलीग्राम पे डाउट ग्रुप कौन सा है? एक ग्रुप है जिसमें कोई रिप्लाई नहीं मिलता। नहीं बेटा लक्ष्मी, आपने गलत ग्रुप को हो सकता है कोई ज्वाइन कर लिया। देखो बेटा मैं बताऊं आपको, है ना, आपको कैसे जाना है ग्रुप के ऊपर। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि ये अपना RW एप्लीकेशन है ना, मैं आपको खोल करके बता देता हूँ कि बेटा आपको वहां कैसे जाना है। ये अपना RW एप्लीकेशन है। ये थोड़ा सा खुलने में मुझे लग रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम है हल्की हल्की, इसलिए मोबाइल में है ना, यहाँ नहीं है। मोबाइल में नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। ये खुल गया, ये अपना मोबाइल खुल गया मेरे प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे हैं इसको? बिल्कुल। अब अपना जो थानेदार बेच है, अपना जो थानेदार बेच है प्यारे डी, ये थानेदार बेच है, ये थानेदार बेच है ना। इसमें ये अपने लाइव क्लास से देख रहे हो आपको, है ना। देखो अब मैंने इसको ऐसे स्लाइड किया है तो यहाँ ऊपर ऊपर लाइव क्लास चल रही है। तो ये मेरी पॉलिटी की लाइव क्लास चल रही है। 11 बजे आपको बायोलॉजी की हो जाएगी, 12 बजे राजस्थान भूगोल है, 2 बजे फिर ज्योग्राफी, 6 बजे फिर आपका ये राम कुमार सर की, और 7 बजे आप लोगों की गरीबी और बेरोजगारी। क्लियर है? बिल्कुल साफ क्लियर है। अब फिर आगे आप ऐसे एक बार स्लाइड और करना, ऊपर ऊपर टेलीग्राम लिखा हुआ है बेटा, इस टेलीग्राम वाले पे है व्यू, व्यू पे क्लिक करना और नीचे नीचे आपको आ जाएगा ज्वाइन, ज्वाइन कर लेना। 1796 बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं, है ना। और RWA राजस्थान पुलिस SI थानेदार बेच के नाम से गुड़िया ये अपना जो है बेच बना हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, बिल्कुल साहब। सर क्यों नहीं मिलते हैं इनको फंडामेंटल राइट, जबकि ये हमारे देश की रक्षा करते हैं? बेटा हमारे देश की रक्षा करते हैं ये, इसीलिए इनको नहीं मिलते हैं, क्योंकि फिर अब इनको मिल जाएगा तो फिर हमारी रक्षा कौन करेगा? आप कल इंस्पेक्टर बनोगे, सब इंस्पेक्टर बनोगे बेटा, आपका काम है कानून व्यवस्था बनाए रखना। कानून व्यवस्था बनाने जाओगे, वहां पत्थरबाजी हो रही है, वहां बंदूकें चल रही है, लड़ाई हो रही है, अब आप बोलोगे साहब मैं तो नहीं जाऊंगी, वहां मेरे साथ मारपीट हो सकती है। मुझे फंडामेंटल राइट है जीवन जीने का अधिकार, मैं स्वतंत्रता के साथ जीऊंगी, मैं आराम से यहाँ बैठी रहूंगी। मुझे तो नींद लेने का अधिकार है, मैं तो नींद लेऊंगी। मुझे तो सोने का अधिकार है, मैं तो सोऊंगी। क्योंकि आपका काम है कानून व्यवस्था बनाए रखना। आपकी वजह से वहां के हजारों लाखों लोगों को मेरे प्यारे बच्चों फंडामेंटल राइट मिलेंगे, इसलिए आपको नहीं मिलेंगे। हाँ, कुछ मामलों में आपको विशेषाधिकार भी मिलेंगे, फंडामेंटल से ज्यादा पावर भी मिलेगा। आपके पास पावर मिलेगा वहां जाकर के लाठीचार्ज करने का, लोगों को अरेस्ट करने का। समझ रहे हो? ठीक है साहब। हाँ जी सर, तीनों चार्ली मूवी में होता है, जैसे मैंने कभी फिल्में बहुत कम देखता हूँ मैं, टांगो चार्ली जो भी है आसिफ खान, मैं फिल्में बहुत कम देखता हूँ। अरुण शेखर सर, आप करंट की क्लास कब लो? करंट की क्लास में जुलाई की है, वो मेरे हिसाब से सब कुछ ठीक रहा तो 30 या 29 तारीख के, मतलब इस महीने के लास्ट में या पहले 1-2 तारीख के लगभग मैं आपको जुलाई का करंट अफेयर है ना 2 या 3 क्लासों में कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है। हाँ सर, इकोनॉमी की क्लास का टाइम चेंज नहीं हो सकता क्या? दीक्षा प्यारे बच्चे, ये सर को ही पूछो, जैसा सर बोलेंगे वैसा हो सकता है, क्योंकि देखो सर क्लास लेते हैं घर से, तो वो अपने अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं ना बेटा, और भी टाइम होता है, जैसा वो चाहेंगे वैसा ही हो सकता है। हिमांशु, आपका बताने का तरीका वेरी गुड, बहुत बढ़िया। टाइम टेबल की बातें करते हैं, बहुत बढ़िया। कमलेश जी, आप अच्छा पढ़ो, राजस्थान पुलिस में रिकॉर्ड तोड़ देगा। अरे बिल्कुल बेटा, राजस्थान पुलिस में SI में भी तोड़ेंगे। SI में लोग क्या बोलते हैं, कई लोग मुझे बोलते हैं कि मार साहब आपकी पॉलिटी में कितना दम है, वो SI में पता चलेगा, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी में हमारा रिकॉर्ड 100% है, पुलिस में 100% है, जेल प्रहरी में 100% था। उससे पहले मेरे प्यारे बच्चों और कौन कौन सी एग्जाम हुई थी तुम्हारी, उसमें CET में 100% था, लगभग 100%, 95% रहा है। लेकिन कल परसों की बात है, ऐसे हम बातें करें तो बोला कि साहब आप, ऐसे एक दोस्त था उसने बोला कि बेटा तू पॉलिटी तो पढ़ा रहा है,
लेकिन तेरी पॉलिटी का ऐसा ही पता चलेगा। मैं बोला तू एक बार मेरे नोट्स तो देख जो मैंने पढ़ाए हैं। ऐसे थोड़ा ना कि मुंह धो के उठ करके आ जाते हैं हम लोग, बहुत मेहनत करके आते हैं। आपको 1 घंटा पढ़ाने से पहले 4 घंटे खुद पढ़ करके आते हैं, पिछले 4-5 साल की पेपर एनालिसिस करके आते हैं। इनके समकक्ष जो आरएस के पेपर है, यूपीपीसीएस के पेपर है, एमपीपीसीएस के पेपर है, उनका अध्ययन करके आते हैं, फिर आपके पास आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे नहीं आते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों टाइम टेबल के बारे में। देखो कि एक बच्चा, मैं ये जो टाइम टेबल बना रहा हूं ये सब अपने आप इसको चेंज कर सकते हो, क्योंकि ये सबका अलग अलग कंफर्ट जोन होता है, लेकिन मैं मेरे अकॉर्डिंग बना रहा हूं भाई। मैं मेरे अकॉर्डिंग ये टाइम टेबल बना रहा हूं दोस्तों। ये टाइम टेबल जो मुझे अच्छा लगता है, मैं मेरे अनुभव के आधार पे बताता हूं, है ना भाई, अनुभव के आधार पे बताता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पास पेपर 2 है मेरे प्यारे बच्चों। एक पेपर फर्स्ट है और एक पेपर सेकंड है। एक पेपर सेकंड है, यानी एक में आप लोगों का हिंदी आएगा और एक में आप लोगों का मेरे प्यारे बच्चों जीके जीएस आएगा। जीके जीएस आएगा, यही आएगा मेरे दोस्त, बिल्कुल साहब यही आएगा। अब हिंदी भी आपको पता है 200 नंबर की है, हिंदी भी आपकी 200 नंबर की है, जीके जीएस भी आपका 200 नंबर का है ना। प्रत्येक जो है भाई 100 प्रश्न आएंगे, इधर भी 100 प्रश्न आएंगे, और ये भी 200 मार्क्स का है, ये भी 200 मार्क्स का है। क्लियर है मेरे हिसाब से, बिल्कुल साहब क्लियर है। अब एक चीज का ध्यान रखो तुम लोग कि भाई साहब ऐसा तो है नहीं कि तुम केवल यही ये पेपर पढ़ लोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, और केवल तुम यही ये पेपर पढ़ लो तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, तुम्हें पढ़ने तो दोनों पेपर पढ़ेंगे, लेकिन इन पेपर्स को हम लोग देखें तो हमें ऐसा लगता है कि जो हिंदी का 100 क्वेश्चन है ना, अपने राजस्थान में एक बहुत अच्छी बात यह कि पूरी की पूरी मेरे प्यारे बच्चों व्याकरण है। व्याकरण सही लिखा है क्या मैंने? व्याकरण ऐसे लिखते हैं या व्याकरण ऐसे लिखते हैं? व्याकरण। अब तुम समझ जाना कैसे भी लिखते हैं, हिंदी में अशुद्धि हो सकती है मेरे से, कि पूरी व्याकरण है ये। इनमें आप 100/100 कर सकते हो। हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा में पहले कई बच्चों के आए हैं, कई के ने जिसने बहुत अच्छी मेहनत की है। तो आपके दिमाग में आता है कि जब दूसरा बच्चा 100 में से 100 नंबर ला सकता है तो मैं क्यों नहीं ला सकता? भाई दूसरा बच्चा 100 में से 100 ला सकता है तो मैं क्यों नहीं ला सकता? बिल्कुल ला सकते हो भाई, बिल्कुल ला सकते हो आप। तो 100 में से 100 नंबर लाने के लिए सर मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगाने पड़ेंगे। बिल्कुल सही बात है ना भाई, बिल्कुल सही बात है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग अपना टाइम शेड्यूल बनाते हो कि मुझे कम से कम 12 घंटे पढ़ना है, जिसमें मैं आपकी अभी क्लास से भी इंक्लूड कर रहा हूं कि 7 घंटे की आप लोगों की क्लासें चलती हैं, 7 घंटे की आप लोगों की क्लासें चलती हैं, ठीक है साहब। और इसके अलावा 5 घंटे का टाइम आपके पास और बचता है। फिलहाल मैं केवल 12 घंटे ही बता रहा हूं आप लोगों को भाई, 12 घंटे ही बता रहा हूं मेरे प्यारे डियर। अब अगर ये 5 घंटे सेल्फ स्टडी का टाइम बताया मैंने एक बार के लिए, ये 5 घंटे मेरे प्यारे बच्चों मैंने केवल और केवल सेल्फ स्टडी के बताए, ठीक है ना। इन सेल्फ स्टडी में आपको इस प्रकार से डिवाइडेड करना है। अगर मैं खुद मान के चलो एसआई का पेपर देता तो मैं इन 5 घंटों में से 2 घंटे में केवल हिंदी को देता, यानी 2 घंटे में हिंदी की सेल्फ स्टडी करता, हिंदी की मैं सेल्फ स्टडी करता, और 1 घंटा मेरी जो है वो क्लास होती। यानी मैं अभी हिंदी को 3 घंटे रेगुलर देता अगर मैं तैयारी करता, तो मैं बता रहा हूं आप लोगों को। और मैं ये मानता हूं कि आप लोग तैयारी कर रहे हो तो आपको भी ये 3 घंटे आज से, यानी 1 घंटा तो आप रेगुलर दे रहे हो पहले से, और 3 घंटे 2 घंटे आपको सेल्फ स्टडी में देना ही देना है। इन 2 घंटे सेल्फ स्टडी में आपको क्या करना है, इनमें आपको आधा घंटा तो जो आपको दिन में गुरुजी ने पढ़ाया 1 घंटे में, अगर मैं बताऊं कि ये जो 2 घंटे का समय है, इनमें आपको आधा घंटे तो मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, रिवीजन करना है जो आज पढ़ाया है उसका। आधा घंटे मेरे प्यारे बच्चों जो पिछली क्लास है यानी लास्ट क्लास है उसका रिवीजन करना है,
1 घंटा तो हमारा हिंदी का रिवीजन में चला गया। अब सर 1 घंटा बचा है हमारा, इस 1 घंटा के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हमें प्रैक्टिस सेट बोले तो जैसे मान के चलो हिंदी चल रहा है आपके, हिंदी में संधि टॉपिक चल रहा है। अब संधि मान के चलो, संधि में आपकी गुण संधि है या दीर्घ संधि, 2 संधि कंप्लीट हो गए। इन 2 संधियों के जितने एग्जाम्पल मिले आप लोगों को, चाहे वो आरएस की मेंस एग्जाम में पूछे गए हो, एसआई के एग्जाम में पूछे गए हो, आरएसएम एसएसबी की कोई एग्जाम में पूछे गए हो, रीट की, सेकंड ग्रेड, जितने भी एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन पूछे गए सबको भाई साहब छान मार दो। इससे बेस्ट कोई तरीका नहीं है मेरे प्यारे बच्चों हिंदी के लिए। अगर आपके पास समय ज्यादा है तो इस प्रैक्टिस सेट को आप ज्यादा बढ़ा सकते हो, रिवीजन को ज्यादा बढ़ा सकते हो। और आप लोगों की जो क्लासें हैं वो मेरे प्यारे बच्चों हमने मंडे टू फ्राइडे रखी है, मंडे टू फ्राइडे रखी है हमने आपकी क्लासें। और मंडे टू फ्राइडे में तो आपका ये जो है वो रहेगा 2 घंटे वाला। सैटरडे का जो टाइम है, सैटरडे के दिन आप लोगों को केवल और केवल रिवीजन करना है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। और प्रत्येक संडे को मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को एक टेस्ट देना है। अब आप बोलोगे सर टेस्ट कहां से दे? फिलहाल आपके फ्री टेस्ट चल रहे हैं। अक्टूबर के पहले सप्ताह में काम चल रहा है, मैं खुद अपने कर कमलों से आपका जीके का पेपर बना रहा हूं। हिंदी के पेपर बड़े बड़े विशेषज्ञ 3 से 4 लोग हैं वो पेपर बना रहे हैं। अब ऐसे मत समझना कि सर जो एप्लीकेशन में फ्री हो रहे हैं वो ये क्या, वो नहीं है। बड़े बड़े अध्यापक लोग हैं वो स्वयं बना रहे हैं। पिछले 10-12 सालों के आरपीएससी के सब पेपर है, वर्तमान में नया ट्रेंड चल रहा है, उन सबको मद्देनजर रखते हुए बनाया जा रहा है, वो दे लेना आप लोग। ये टाइम तो हुआ हिंदी का। अब तुम्हारे दिमाग में बचते हैं कि सर 2 घंटे तो हमने इधर दे दिया, अब तो हमारे पास जो टाइम बचा है वो मात्र 3 घंटे का टाइम बचा है। अब इन 3 घंटे के अंतर्गत क्या होगा? जबकि क्लास हमारी ऑलरेडी 7 है तो हिंदी की निकाल दो, 6 क्लास और बच रही है भाई, 6 क्लास और बच रही है। अब आप लोगों को यहां पे डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे? जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन आते हैं तो इकोनॉमी के आते हैं, उसके बाद में आपके पॉलिटी के आएंगे, उसके बाद में आपके करंट के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, और उसके बाद में आपके साइंस के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। इकोनॉमी, पॉलिटी, करंट और साइंस। इकोनॉमी का मैं एवरेज, इन सब का मैं एवरेज निकालूंगा ना तो 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, एवरेज 15 क्वेश्चन भाई, एवरेज 15 क्वेश्चन है। और 15 मल्टीप्लाई में 4 करूं तो 60 क्वेश्चन हो रहे हैं। इनके अलावा राजस्थान भूगोल, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान इतिहास, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, रीजनिंग, मैथ, वो चीजें अलग रह रही है। अब आपको क्या करना है, जैसे हमारा बैच चल रहा है, हमारे बैच में इकोनॉमी की भी क्लास चल रही है, पॉलिटी की भी चल रही है, फिलहाल करंट नहीं चल रही, साइंस चल रही है आप लोगों की, इंडियन ज्योग्राफी चल रही है, इंडियन ज्योग्राफी चल रही है, राजस्थान ज्योग्राफी चल रही है मेरे प्यारे बच्चों, और राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर चल रहा है, यही चल रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट चल रहे हैं। तो 6 सब्जेक्ट पीछे घंटे तो 3 ही बच रहे हैं। क्या सबको आधा आधा घंटे पढ़ेंगे क्या भाई? सबको आधा आधा घंटे ही पढ़े हम लोग? मैं बोलूंगा फिलहाल तुम सबको आधा आधा घंटे ही पढ़ लो। क्या है? फिलहाल तुम सबको आधा आधा घंटे ही पढ़ लो, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे मेरे प्यारे बच्चों। अब तुम बोलोगे सर आधे घंटे से केवल क्लास नोट्स ही पढ़ना, उससे क्या होगा? होगा। कब होगा? आप लोगों का जो सिलेबस है, आप लोगों का जो सिलेबस है वो मेरे प्यारे बच्चों दिसंबर, मान के चलो 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा सभी सब्जेक्ट का। उनमें से कुछ का पहले भी हो जाएगा, कुछ का बाद में हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। जिस दिन सब्जेक्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि अभी तक तो क्या है कि मैं आपको बताऊं कि तुम ये पढ़ लो, वो किताब पढ़ लो, किताब पढ़ाई समझ में नहीं आएगी। जब आप पूरे के पूरे नोट्स पढ़ लोगे, नोट्स पढ़ने के बाद में आपका एक माइंड मैप दिमाग में छप जाएगा कि हाँ पॉलिटी में मुझे यह है, इकोनॉमिक्स में यह है, इसमें यह है, इसमें यह है। उसके बाद में सबसे पहले हमें पीएसआई का प्रीवियस ईयर पेपर 2018 वाले, 2021 वाले, उत्तर में अभी 1 नवंबर के अंतर्गत आपका राजस्थान सब इंस्पेक्टर का एक पेपर और होगा,
वो संचार वाला, टेलीकम्युनिकेशन के अंतर्गत है। इन सब पेपर्स को निकालो। अब देखो कि आरपीएससी क्वेश्चन आपको कहां से पूछ रही है। आरपीएससी क्वेश्चन आपको कहां से पूछ रही है। मार्केट में 2-3 है, 2 किताब एक किताब खरीदो, मैंने आपको बताई थी दिशा वाली, प्रीवियस ईयर की बहुत बेस्ट बुक आती है। प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज में बता रहा हूं, टेस्ट सीरीज। अब टेस्ट सीरीज दो, नंबर चेक करो, मान के चलो आपके 100 में से 60 नंबर आ रहे हैं, 100 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। अब 40 क्वेश्चन गलत हुए ना, उनका आत्मविश्लेषण करो कि मेरे 40 क्वेश्चन जो है वो गलत कौन कौन से हुए हैं, किस किस टॉपिक से हुए हैं। आपको मेरे प्यारे बच्चों नवंबर तक, 15 नवंबर तक आपको कोई भी किताब नहीं पढ़नी है, कोई भी किताब है वो नहीं पढ़नी है, केवल और केवल क्लास नोट्स। 15 नवंबर तक प्यारे बच्चों। अब तुम बताओगे सर 15 नवंबर का क्या नियम है। 15 नवंबर तक आप लोगों का 70% से ज्यादा सिलेबस हो जाएगा भाई, 70% से ज्यादा सिलेबस हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद में देखो, ऐसा नहीं कि मैं आपका, हमारा सिलेबस होने के बाद में आपका साथ छोड़ देंगे, नहीं। 5 अप्रैल की एग्जाम है, 4 अप्रैल तक आपके साथ रहूंगा। और मैं वादे के साथ कह रहा हूं, इस मामले में देखना, ये वाला मामला, ये वाला मामला और ये वाला मामला, और साइंस में जो टेक है पढ़ाएंगे तो वो, लेकिन करंट की जो चीजें हैं मैं 40, और इकोनॉमी सर्वे 40 से 50 क्वेश्चन में आप लोगों को, तो मैं खुद अकेले व्यक्तिगत रूप से मैं गारंटी लेता हूं कि मैं आपको वो बता दूंगा। देखो मैंने पढ़ाए लिए आए हैं, ठीक करना तो आपके बस की बात है, आपका सिलेक्शन कोई नहीं करवा सकता, केवल और केवल आप स्वयं एकमात्र आदमी हो जो आपका सिलेक्शन करवा सकते हैं। मैं बोल दूं कि मैं आपका सिलेक्शन करवा दूंगा, कोई दूसरा बोल दे वो आपका सिलेक्शन करवा देगा, कोई नहीं करवा सकता। इस दुनिया में आपका अगर कोई सिलेक्शन करवा सकता है तो केवल और केवल वो आप स्वयं हो मेरे दोस्त। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि लक्ष्य आपका है, नौकरी आपको चाहिए, डबल स्टार आपके कंधे पे लगेंगे, सैलरी आपके अकाउंट में आएगी, नाम आपका होगा, तो मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी। हम तो आपका एक मार्ग हो सकते हैं, एक माध्यम हो सकते हैं हम आपका, भाई माध्यम हो सकते हो। और आजकल आरपीएससी का पेपर देख लो, कुछ लोग बड़े बड़े ज्ञान देते हैं ना, कोचिंगों को चक्कर में मत पलो। 6 बच्चे पास हुए हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में, सोचो तुम लोग। मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि बिना कोचिंग वाले बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा, होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन दोस्तों कोचिंग इंस्टीट्यूट उसको एक मार्ग बता देती है, उसका सिलेक्शन आसान कर देती है। सिलेक्शन होता खुद के पढ़ने से ही है, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसको एक मार्ग दिखा देती है। बेटा तुम्हारी सफलता का जो रास्ता है, तुम्हारी मंजिल जहां है उसका ये रास्ता है, तुम्हें उस रास्ते पे जाना है। बच्चा इस चौराहे के ऊपर खड़ा रहता है, इस चौराहे के ऊपर खड़ा रहता है, और यहां से कोचिंग उसको इंस्टीट्यूट है, उसके शिक्षक जो है, उसको गार्जियंस जो है, उसको जो मार्गदर्शक है, वो बताते हैं कि तुम्हारी मंजिल इस कोने पे है, इस कोने पे है, इस कोने पे है, या इस कोने पे है। जिधर तुम्हारी मंजिल होगी उधर तुम्हारे शिक्षक, तुम्हारा कोचिंग इंस्टीट्यूट तुम्हें बढ़ा देगा कि बेटा इधर है। वहां चलना तुम्हें पड़ेगा, पहुंचना तुम्हें है। कोचिंग इंस्टीट्यूट केवल इतना मार काम करता है आपका। बाकी मैं कोई किसी को झूठे सपने नहीं दिखाने वाला। हमारा इंस्टीट्यूट यही कहता है, हाँ हम मेहनत करेंगे आपके बराबर, आपसे ज्यादा मेहनत करेंगे, आपको हर वो चीज देंगे जो आपको चाहिए, और हमें कोई पैसे नहीं चाहिए। देखा होगा लोगों ने 30-32 हजार पीस है। हमारे अंकित सर एक ही बात कहते हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए, गरीब बच्चे का सिलेक्शन। हम इतना ले लेंगे बच्चे से कि बस हमारा खर्चा निकल जाए, हमारा भी काम चलता रहे। क्योंकि देखो इतना बड़ा सिस्टम लगता है इसमें, तो आपको भी पता, हम लोग पढ़ाते हैं, हमें भी सैलरी जाती है, हमारे भी बच्चे हैं, सर के भी बच्चे, इतना इंस्टीट्यूट खड़ा किया हमने, बोर्ड है, लाइट खर्चा है, सब कुछ आता है। आप खुद सोच लो, आपको 700 रुपए में एक बैच मिला है, 700 रुपए में 2 किताब आती है मेरे दोस्त, ठीक है ना। हाँ, तो हम हमेशा साथ रहेंगे, मेहनत आपको करनी है, पढ़ना आपको है। और कल अपना नया टॉपिक हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है ना। तो 15 नवंबर तक मुझे कोई बच्चा ये नहीं पूछेगा कि सर मुझे कोई किताब का नाम बता दो, कुछ भी नहीं मेरे प्यारे डियर। एक प्रीवियस ईयर किताब का नाम मैंने आपको बताया था, वो किताब आप लोग ले लेना मेरे प्यारे डियर, ठीक है। अब मुझे जाने की इजाजत दीजिएगा, हम लोग आपसे कल मिलेंगे प्यारे बच्चों, और कल अपना नया टॉपिक होगा। तब तक के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्रेम करना। जय हिंद, जय भारत।